चलिए शुरू करते हैं। हमको पढ़ना क्या था, ग्रास डाया रिवेट, ग्रास डायामीटर ऑफ रिवेट। ग्रास डायामीटर ऑफ रिवेट को कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डाया प्लस 1.5 mm या फिर 2 mm। यदि नॉर्मल डायामीटर कितना है 25 mm या फिर 25 mm से कम है तो कितना जोड़ेंगे 1.5 mm, और नॉर्मल डायामीटर 25 mm से अधिक है तो कितना हम जोड़ देंगे 2 mm। यानी ग्रास डायामीटर क्या होता है, नॉर्मल डायामीटर से 1.5 mm से लेकर 2 mm तक अधिक रखते हैं। अब क्यों रखते हैं समझिए, ये आपका क्या हो गया एक प्लेट, ये हो गई आपकी दूसरी प्लेट, इसके बीच में हम क्या बनाए, होल बनाए। ये क्या बना दिए हम, रिवेट प्लेटों के बीच में होल। एक मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास एक रिवेट, ये क्या हो गया मेरे पास है रिवेट। अब रिवेट को ही रिवेट होल में डालते हैं। अब यदि रिवेट होल के व्यास से अधिक होगा तो क्या इसमें घुसेगा नहीं। इसलिए रिवेट होल के व्यास से रिवेट का व्यास थोड़ा सा कम रखते हैं। कितना कम रखते हैं, 1.5 से 2 mm। अब क्या हो गया, इस व्यास से इसका व्यास क्या हो गया, कम हो गया। अब इसको लेके आएंगे हम कहाँ, होल में डाल देंगे। देखिए जब रिवेट व्यास को होल में डालेंगे तो इतना क्या होगा, मिलेगा आपको गैप मिलेगा, प्लेटों से इतना गैप मिलेगा। नीचे क्या रहेगा, रिवेट आपका इस तरह रहेगा। लेकिन जब नीचे से पीट के हम इसको भी किस आकार में बनाएंगे, हेड के आकार में। जैसे नीचे से पीट के हम हेड के आकार में बनाएंगे क्या होगा, रिवेट का डाया थोड़ा सा बढ़ेगा और ये क्या होगा, ये प्लेटों से चिपक जाएगा। इसलिए ग्रास डायामीटर को हम क्या कहते हैं, ये होल का डाया होता है। ग्रास डायामीटर क्या होता है, किसके बराबर होगा, होल के डाया के बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ग्रास डायामीटर ऑफ रिवेट। इधर क्या लगा दिए हम, फोर्स लगा दिए, इधर क्या लगा दिए, फोर्स। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिवेट लाइन, या हम कहते हैं इसे गेज लाइन। क्या कहते हैं, गेज लाइन। समझिएगा, बल के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए गए हैं उसे क्या कहते हैं, रिवेट लाइन। देखिए बल है, बल के समांतर रेखा, रिवेट लाइन नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, रिवेट लाइन नंबर 2। बल के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगा हो क्या कहते हैं, रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन कहते हैं। बल के समांतर रेखा जिस पे हम रिवेट लगाए हैं क्या कहते हैं, रिवेट लाइन। अगला मेरा आता है गेज डिस्टेंस। क्या आता है मेरा, गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस क्या होता है, 2 रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन। रिवेट लाइन को हम क्या कहते हैं, गेज लाइन। तो 2 रिवेट लाइनों के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस। किन्हीं भी 2 नज़दीक के रिवेट लाइन के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस। अगला क्या आता है मेरा, पिच। क्या आता है, पिच। पिच क्या होता है, एक रिवेट रेखा पर स्थित किन्हीं दो रिवेटों का केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है, रिवेट क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। एक रिवेट रेखा पर स्थित 2 रिवेटों के मध्य लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पिच। इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी एक रिवेट रेखा पर स्थित दो रिवेटों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, मेरा पिच कहलाता है। जबकि दूसरा आता है मेरा स्टेगर्ड पिच, विषम पिच। विषम पिच क्या होता है, किन्हीं 2 रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं 2 नज़दीक के रिवेटों के मध्य दूरी क्या कहलाता है, विषम पिच। देखिए पिच क्या था, सिर्फ एक रिवेट रेखा पर स्थित 2 नज़दीक के रिवेटों का केंद्र से केंद्र दूरी। लेकिन विषम पिच क्या होता है, किन्हीं 2 रिवेट रेखाओं पर स्थित 2 नज़दीक के रिवेट के बीच की दूरी। देखिए ये इन दोनों रिवेट लाइन के ले रहे हैं, तो एक रिवेट का केंद्र से दूरी ये हो गया, किन्हीं 2 रिवेट रेखाओं पर। अब यहाँ एक है, उसके बीच की दूरी ले लेंगे तो इसे क्या कहेंगे हम, विषम पिच। इसे P1 से प्रदर्शित करता है। किन्हीं 2 रेखाओं पर, देखिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों सबसे नज़दीक है, ये मेरा क्या हो गया, हो जाएगा विषम पिच।
अगला होता है एज डिस्टेंस। क्या होता है मेरा? एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होता है? प्लेट के किनारे से रिवेट के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? एज डिस्टेंस। ये देखिए यहाँ ए हो गया आपका प्लेट का किनारा, ए क्या हो गया? रिवेट के केंद्र। इसे क्या कहेंगे? एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस को हम टेबल से निकालते हैं। एज डिस्टेंस सफिशिएंट होना चाहिए, नहीं तो प्लेट क्या होती है? किनारे से ही फट जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिवेट का फेल्योर। रिवेट जोड़ का फेल्योर यानी जोड़ का विफलता, जोड़ का विफल होना, जोड़ का विफल होना। तो पहला मेरा आता है टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर, या फिर इसी में हम क्या पढ़ लेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब समझिए ये क्या हो गया आपका? प्लेट, इस पर हम क्या लगा दिए? रिवेट लगा दे रहे हैं। रिवेट लगा दिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? अब समझिए इधर हम टेंशन फोर्स लगा दिए, इधर भी क्या लगा दिए? टेंशन। अब क्या होगा? जब खींचते जाएंगे इसको तो ये प्लेटें कहीं ना कहीं से फट जाएंगी, या तो यहाँ से फटेगा या यहाँ से फट जाएगा, यहाँ या फिर यहाँ, कहीं ना कहीं एक लाइन से फट जाएंगे। प्लेट के फटने से पहले वो प्लेट जितने फोर्स को वहन किया है उसे क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्लेट के फटने से पहले जितने फोर्स को वहन किया था उसे क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम एक पिच चौड़ी प्लेट लेते हैं। कितनी चौड़ी प्लेट ले लिए हम? एक पिच चौड़ी प्लेट लिए, इसकी चौड़ाई कितनी है? एक पिच। अब देखिए जब आप टेंशन फोर्स लगाए तो प्लेटें कहाँ से फटेगी? यहीं से फटेगी, क्योंकि प्लेटें यहाँ तो फटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ आपका सॉलिड है। जहाँ होल किए हैं वहाँ का क्षेत्रफल कुछ काट करके प्लेट का निकाले हैं, तो यहीं का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको कम मिलेगा। तो प्लेट कहाँ से फटेगा? यहीं से। तो यहीं हम निकालेंगे, या तो यहाँ निकाल लीजिए, कहीं एक ही जगह फटेगा, यानी किसी एक रिवेट के पास निकालना है आपको। तो पिछले वीडियो हम इसको बता चुके हैं, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। जहाँ P क्या है? पिच है, D है ग्रास डायमीटर, T क्या है? थिकनेस ऑफ प्लेट, एफ टी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा मेरा होता है शियर फेल्योर। शियर फेल्योर या शियर स्ट्रेंथ। शियर फेल्योर या शियर स्ट्रेंथ यानी कर्तन में विफलता या फिर कर्तन सामर्थ्य। इसमें क्या होता है? प्लेटें हो गई, एक दूसरे के ऊपर लैप द्वारा जुड़ी हुई है। इसमें क्या होता है? अब प्लेटें आपकी मजबूत हैं, मान लीजिए प्लेटें क्या है आपकी? मजबूत है, और जब फोर्स लगेगा तो प्लेटें न टूट कर क्या कट जाती है? आपका रिवेट इन्हीं से दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका? PS। इसका फार्मूला लिखते हैं PS इज टू π/4 d स्क्वायर इंटू FS। इधर कैपिटल एन से गुणा करते हैं, इधर किससे? स्मॉल एन से। कैपिटल एन क्या होता है? नंबर ऑफ शियर प्लेन यानी कर्तन तलों की संख्या। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ रिवेट रो यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या, रिवेट पंक्तियों की संख्या। अब समझिएगा, अब नंबर ऑफ शियर प्लेन क्या होता है? रिवेट जितने जगह से कटेगा उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे? शियर प्लेन। यहाँ देखिए, यहाँ डबल कवर बट ज्वाइंट, हम क्या लगा दिए? रिवेट लगा दिए, एक एक रिवेट लगा दिए। अब ये रिवेट कहाँ से? जब फोर्स लगेगा तो रिवेट कहाँ से कट सकता है? यहाँ से कट सकता है। देखिए, या तो यहाँ से कटेगा या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। तो कितने प्लेन से कटेगा? एक प्लेन और दो प्लेन। तो एक कैपिटल एन शियर प्लेन कितना मिले आपके? 2। जबकि रिवेट पंक्तियों की संख्या, इसमें हम प्लान बनाते हैं तो रिवेट पंक्ति की संख्या कितना मिल जाएगा आपको? ये आपका हो गया कवर प्लेट। कितने पंक्तियों में रिवेट लगा है? सिर्फ एक पंक्ति में। तो रिवेट पंक्तियों की संख्या यहाँ कितना मिला? 1 मिला। फिर समझिए, ये हो गया आपका रिवेटर लग गए, इसका हम प्लान बना दे रहे हैं। अब बताइए यहाँ शियर प्लेन कितना होगा? नंबर ऑफ शियर प्लेन कितना होगा? सिर्फ एक ही प्लेन से कटेंगी। रिवेट कहाँ से कटेगा? सिर्फ एक ही प्लेन से।
तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हुआ 1, जबकि रिवेट की पंक्तियों की संख्या कितना मिलेगा 1 2 3, कितना मिला आपको 3 मिला। एक और समझ लेते हैं, ये क्या हो गया आपका बट ज्वाइंट सिंगल कवर। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना मिलेगा 1, और कहीं मिल रहा है नहीं, क्योंकि इसमें क्या लगा है सिंगल कवर। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना मिलेगा 1, जबकि रिवेट पंक्तियों की संख्या कितनी मिल जाएंगी 2। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ रो का कंसेप्ट। अगला हमको क्या पढ़ना था, बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग फेल्योर या बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ क्या था, रिवेट क्या हो रही थी आपकी बेंड कर रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था आपका होल के किनारे की जो है वो रप्चर हो जा रहा था। इसका फार्मूला क्या था, PV = DTFB या 2T1 DFB विच इज लेसर, इसमें से जो कम हो। एक किस में आएगा ए बट जोड़ में, 2T1 का कंसेप्ट किस में आएगा बट जोड़ में। यदि मेरा सिर्फ लैप जोड़ है तो इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। अब समझिएगा इसमें किससे गुणा करेंगे हम, स्मॉल एन से। किससे गुणा करेंगे, स्मॉल एन। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट रो, यानी रिवेट पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रिवेट रो। यानी बियरिंग स्ट्रेंथ में क्या देखना है, सिर्फ रिवेट पंक्तियों की संख्या देखना है। रिवेट पंक्ति की संख्या 2 होगा तो 2 से गुणा करेंगे, रिवेट पंक्ति की संख्या 3 होगा तो किससे गुणा करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। इसके आधार पर हम क्या क्या देख चुके हैं, हम देखे टेंसाइल फेल्योर, शियरिंग फेल्योर, और क्या देखे हम बियरिंग फेल्योर। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जोड़, रिवेट जोड़ का सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट क्या है, PS, PB और PT में से जो कम है, इनमें से जो कम होगा वही क्या होगा, जोड़ का सामर्थ्य। इसका मान लीजिए 40 न्यूटन आ गया, इसका 80 न्यूटन आ गया, इसका आ गया आपका 100 न्यूटन लोड। तो देखिए जब इस पर लोड बढ़ाएंगे तो आपका शियर में कितने पे फेल हो जा रहा है, वो 40 न्यूटन पे। यदि 40 न्यूटन पे आपकी प्लेटें फट गई तो उसके आगे तो लोड देने का सवाल ही नहीं है। तो जोड़ का सामर्थ्य हम कितना कहेंगे, इनमें से जो सबसे कम रहेगा, कितना 40 न्यूटन का उसका सामर्थ्य है। उसके बाद आता है मेरा ठोस प्लेट का सामर्थ्य। ठोस प्लेट का सामर्थ्य क्या होता है, एक पिच चौड़े प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के तनन सामर्थ्य को क्या कहते हैं, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। एक पिच चौड़े प्लेट, एक क्षेत्रफल हो गया, एक क्या हो गया प्रतिबल, बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो एक पिच चौड़े प्लेट जिस पे कोई रिवेट न लगा हो के सामर्थ्य को क्या कहते हैं हम, ठोस प्लेट का सामर्थ्य। अगला आता है मेरा दक्षता, जोड़ का दक्षता क्या होता है, दक्षता क्या होता है, जोड़ का सामर्थ्य अपान ठोस प्लेट के सामर्थ्य का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है, मेरा दक्षता कहलाता है। अगला आता है रिवेट मान क्या होता है, PS और PB में से जो कम हो, PS और PB में से जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवेट मान। अगला में आता है रिवेटों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रिवेट। नंबर ऑफ रिवेट क्या होगा, अध्यारोपित भार या आरोपित भार अपान रिवेट मान। रिवेट मान को किससे दिखाते हैं हम, R से। तो ये आपका पूरा रिवेट जोड़ का क्विक रिवीजन था। अब इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, डिजाइन ऑफ बट ज्वाइंट और डिजाइन ऑफ लैप ज्वाइंट। उन दोनों डिजाइन से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इजी न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम डिजाइन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका द एंड हो जाएगा।